हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 179। अब आगे। इस वक्त राधिका ने जो शर्ट पहनी थी वह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। लाइट कलर की शर्ट थी। पानी डालते ट्रांसपेरेंट हो गया। राधिका का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक दिखाई देने लगा था। उस वक्त राधिका बेहद हॉट दिखाई दे रही थी। तभी सुमित राधिका के पास गया। उसके बालों को कसकर पकड़कर बोलता है, तुम्हें इतनी सुकून से सोने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मैंने यहाँ शिफ्ट किया है सुकून देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा देने के लिए किया है। अब राधिका के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे और चिढ़कर बोली, आखिर क्यों सजा देना चाहते हैं आप मुझे? तो क्या मैं इस घर में क्या नंगा घूमूं? यहाँ पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपके ही कपड़े पड़े हैं। मेरे लिए तो कपड़े हैं ही नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि मैं यह आपका ये शो कोल्ड शर्ट भी उतार कर फेंक दूं? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए अपनी शर्ट। ऐसा बोलकर फ्लो में राधिका ने गुस्से से शर्ट उतारकर सुमित के मुंह पर दे मारी थी। अब राधिका केवल पर अपने इनरवियर में सुमित के सामने थी और इस चक्कर में वह ये भूल गई कि उसने और कुछ नहीं पहना था। अब सुमित गहरी नजरों से राधिका को देखने लगा था। वैसे भी लास्ट टाइम सुमित चांदनी के साथ इंटीमेट हुआ था। शुरू चांदनी उसे काफी भाव दिया करती थी और स्पेशल फील कराया करती थी, लेकिन चांदनी का जब सुमित से मन भर गया फिर ज्यादा खास कभी उसने सुमित को अपने करीब नहीं आने दिया। और तब जब भी उसे किसी नए लड़के की जरूरत होती थी वह किसी न किसी के साथ लड़के के साथ डेटिंग ऐप के थ्रू मिलकर रिश्ते बना लिया करती थी। लेकिन सुमित से मन भरने के बाद उसने हाथ तक नहीं लगाने दिया था। डेस्परेटली उस वक्त उसके करीब आना चाहता था, लेकिन आज राधिका को अपने सामने देखकर सुमित के अंदर के जज्बात जाग गए थे और अचानक उसने आगे बढ़कर अपने होठों को राधिका के होठों पर रख दिया था। अब तो राधिका पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी और जल्दी ही उसे अपनी सिचुएशन का भी एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका के खूबसूरत बदन को देखने के बाद सुमित पूरी तरह से पागल हो चुका था और अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, नफरत के मिले जुले भाव या फिर एक औरत के बदन की चाहत उस वक्त उसे वह सब करने पर मजबूर कर रही थी जो वो नहीं करना चाहता था। और बड़ी ही बैडली तरीके से उसने राधिका को हट किया था और राधिका बेजान से कितनी ही देर तक वहीं पड़ी रही थी और कब उसकी आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं सुमित अगले दिन जैसे ही उठा और उसने अपने वजूद को राधिका के जिस्म के साथ पाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और कल वह राधिका के साथ क्या कर बैठा था वह सब उसे याद आ गया था और उसने गुस्से से अपने माथे पर रब किया था और गिल्टी टोन में बोलता है, यह मैंने क्या कर दिया? ये लड़की तो मुझे पाना ही चाहती थी, उसका तो सपना पूरा हो गया। नहीं, मुझे फिर भी यह नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी ही सुमित राधिका के उठने से पहले वहां से उठा और बाहर निकल गया था। साथ ही साथ उसने कुछ चेक, क्रेडिट कार्ड और एक नोट रख कर छोड़ दिया था कि जब वो उठे तो वो अपने लिए कपड़े खरीद ले और फिर वो वहां से बाहर निकल गया था। वही राधिका अब जैसे ही अगली सुबह उठी सुमित जा चुका था, पूरा फ्लैट लॉक्ड था और राधिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं क्योंकि भले ही वह सुमित से प्यार करती थी लेकिन इस तरह से वह सुमित के करीब नहीं आना चाहते थी। लेकिन सुमित ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी थी। राधिका को अब बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वह फूट फूट कर जाने कितनी ही देर तक रोती रही थी, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि उसके बदन को उसने छुआ है, जिसके साथ वह हमेशा से रहना चाहती है, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा। राधिका ने मन ही मन ठान लिया कि मैं सुमित को हासिल करके रहूंगी। ये सोचते हुए राधिका अब उठी और फटाफट से चेंज करके मॉल शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आहान और साथ ही साथ ध्रुव ने हल्दी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी। किस तरह से वह हल्ला काटने वाले थे, किस तरह से वह हल्दी के फंक्शन को एकदम ग्रैंड सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हर तरह से तैयारी करना शुरू कर दिया था। वही अब आकाश और रश्मि के साथ साथ अरमान और आस्था की भी हल्दी होनी थी, तो घर में एक अलग ही तरह की रौनक लगी हुई थी। हल्दी का दिन कल का था, लेकिन एक आज का दिन तैयारी का था। सारी जिम्मेदारी दादाजी ने आहान और ध्रुव को ही सौंप दी थी।
क्योंकि वह दोनों ही थे जो कि अच्छी तरह से बेस्ट हल्दी का फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड कर सकते थे। लेकिन उनके इस काम में उन्हें किसी एक लड़की की जरूरत थी, और आस्था और रश्मि के तो मदद ले नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं का तो फंक्शन था। तो अगर उन्हें किसी की मदद ले ली थी तो वह थी सिर्फ और सिर्फ रौनक। इसीलिए अब ध्रुव ये बात रश्मि से कहना चाहता था कि वह रौनक को यहाँ बुला ले। हालांकि आहान को उसने नहीं बताया था, लेकिन उस वक्त एक लड़की की काफी जरूरत थी। लड़की का नजरिया भी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट था, और वह उन लोगों के फंक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने रौनक को बुलाने का फैसला किया था। हालांकि वह चाहते तो एक से बढ़कर एक बेस्ट से बेस्ट वेडिंग प्लानर को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन वह आकाश और अरमान दोनों के लिए उनके फंक्शंस खुशी खुशी खुद से अपने आप करना चाहते थे, और बेस्ट लेवल पर करना चाहते थे, और इस पल को एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए वह दोनों फंक्शन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। तो इसीलिए ध्रुव ने रश्मि से रिक्वेस्ट की थी, और रश्मि ने जल्दी ही रौनक का नंबर ध्रुव को दे दिया था, और ध्रुव ने रौनक को आने के लिए वहां बोल दिया था। रौनक तो वैसे सिंघनिया मेंशन आने के लिए तैयार थी। फटाफट से रौनक ने अपने बैग पैक किए और सिंघनिया मेंशन के दरवाजे पर जा पहुंची थी। तभी कुछ गार्ड्स ने रौनक को अंदर नहीं आने दिया, और रौनक उन्हें घूरते हुए बोली, दरवाजे खोलो, अरे मेरी दीदी की शादी है, भला मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। लेकिन गार्ड्स ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। वही आहान जो कि गार्डन का जायजा लेने के लिए आया था, जब उसे किसी लड़की के और गार्ड्स के आपस में झड़प की आवाजें उसे सुनाई दी, तो वो फटाफट से वहां आ गया था, और रौनक को वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गया। तब रौनक आहान की ओर देखकर बोलती हैं, हेलो लल्लू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मुझे अंदर आना है, दरवाजा खुलवाओ उनसे। अब जैसे ही उन गार्ड्स के सामने रौनक ने आहान को लल्लू कहा, वह गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, और साथ ही साथ आहान की ओर देखकर मन मन में मुस्कुराने भी लगे थे। लेकिन आहान के सामने मुस्कुराने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वहीं अब जैसे ही आहान में रौनक के मुंह से लल्लू सुना तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया था, क्योंकि वह इस तरह से अपने गार्ड्स के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए थोड़ा ना देख सकता था। और वह झल्लाते हुए बोलता है कि छिपकली, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, और अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी हम सिर्फ हल्दी का फंक्शन करने वाले, और तुम हल्दी में इनवाइटेड नहीं हो, समझी? तुम जाओ यहाँ से। अब जैसे ही आहान ने बड़े ही रूडली तरीके से रौनक से बात की, रौनक का पारा चढ़ गया था, और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती हैं, अगर तुमने मुझे अभी और इसी वक्त घर के अंदर नहीं लिया तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी, समझे तुम? रौनक बड़े ही गुस्से से आहान को घूर रही थी। आहान को भी गुस्सा आ गया था, वह भी आगे बढ़ा था और बोलता है, अच्छा तुम मेरे दांत तोड़ोगी, मैं तुम्हारे सारे बाल ना नोच लूंगा। ऐसा बोलकर आहान रौनक की तरफ बढ़ा था, और रौनक भी आहान की तरफ भिड़ी, और जल्दी ही दोनों में घमासान लड़ाई चल चुकी थी। आहान रौनक के बाल पकड़कर खींच रहा था, और रौनक उसके छुड़ाने के चक्कर में उसके मुंह को नोच रही थी। तब तक बाहर हुए हंगामा की खबर एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर जाकर दे दी थी, जो कि सब उस वक्त हॉल में मौजूद थे। फटाफट से रश्मि ध्रुव वहां आए थे और उन दोनों को छुड़ाने लगते हैं। रश्मि ने रौनक को पकड़ा और ध्रुव ने आहान को पकड़ा था, और वही आहान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ध्रुव छोड़ दे मुझे, आज मैं इस छिपकली के सारे बाल नोच लूंगा। वही रौनक कह रही थी, रश्मि दीदी हटे, मैं इस लल्लू को तो मार मार कर आज बंदर ही बना दूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? ऐसा बोलकर वह दोनों खूब ज्यादा लड़ रहे थे। वही दादाजी भी शोर शराबा सुनकर आ गए थे, और जैसे उन्होंने इस तरह से लड़ाई होती देखी तो वह हैरान हो गए, और वहां आकर पूछते हैं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब दादाजी के आने पर वह दोनों शांत हो गए थे। वही रौनक घूरकर अभी भी आहान को देख रही थी, और आहान भी घूरकर रौनक को देख रहा था। तब दादाजी बोलते हैं, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? यह किस तरह की चूहे बिल्ली की जैसी लड़ाई हो रही थी तुम लोगों में? और ये बच्ची कौन है? इसे पहले यहाँ पर नहीं देखा।
तभी रश्मि ने रौनक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, दादाजी मेरी बहन है रौनक, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। तब जैसे ही दादा रश्मि ने रौनक के बारे में बताया, दादाजी मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रौनक बिटिया, रे बिटिया, हम तो आपसे कब से मिलना चाहते थे। रश्मि बेटी ने हमें बताया भी था कि आप हमसे मिलना चाहती है, लेकिन बस क्या करें, काम की मसरूफियत इतनी है कि हम टाइम नहीं निकाल पाए। बेटी तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हुआ, यहाँ लड़ाई क्यों हुई तुम दोनों में? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तभी रौनक घुरकर आहान की ओर देखकर बोलती है, नहीं दादाजी, मैं भला इस लल्लू को क्यों जानूंगी, और वैसे भी यह एक नंबर का बदतमीज इंसान है, इसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। उस वक्त रौनक काफी गुस्से में थी। तब दादा पहले तो रौनक को इस तरह से बोलते हुए देखकर मुस्कुरा उठे थे और रौनक को शांत करते हुए कहने लगे, अच्छा अच्छा बेटा, तुम अंदर चलो, पहले अंदर चलकर आराम करो, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा बोलकर वह अंदर ले आए थे। वही दूसरी ओर इतना सारा हंगामा करने के बाद आहान भी अब अपने पैर पटकते हुआ कमरे में चला गया था। वही दूसरी ओर अरमान की जैसे ही आंख खुली, उसने देखा आस्था पूरी तरह से उससे लिपट कर सोई हुई थी, जैसा कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सोता है। अरमान बड़े ही ध्यान से आस्था के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था और इस वक्त आस्था के चेहरे को देखकर उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। अरमान सोच रहा था, अगर आस्था की खूबसूरती थोड़ी कम होती तो कोई तुम्हें बिल्कुल भी आंख उठाकर नहीं देखता। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी खूबसूरती कम कर दूं तो नहीं नहीं, शायद तुम बुरा ना मान जाओ, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, अरमान सिंघानिया की माँ वसुंधरा जी, जो कि बेहद खूबसूरत औरत थी और अपनी खूबसूरती के चलते ही उसने अमरेश रायचंद को भी फांस लिया था और जिसकी वजह से अभिमान हर वक्त वसुंधरा से लड़ता रहता था और उसे कहता थे कि अगर तुम कम खूबसूरत होती तो इस तरह से इतना अमीर आदमी तेरे पीछे नहीं रहता। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब वह अमरेश रायचंद को अपने कमरे के बेड तक पर ले आई थी। अमरेश उसे छोड़ने के बहाने घर आता जाता था और घंटे उसके साथ कमरे में टाइम स्पेंड करके जाया करता था, जिसे अभिमान और उन दोनों ने ही बेड पर एक साथ देख लिया था। लेकिन उस बेशर्म औरत की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। इनफैक्ट जब अमरेश रायचंद उसी के घर में उसी के बेड पर अभिमान के सामने ही उसकी पत्नी के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाता था, तब वसुंधरा काफी सारी ड्रिंक करके अरमान पर हंटर से वार किया करते थी। साथ ही साथ अभिमान को बेहद बुरा भला कहा करती थी, जिसकी वजह से अभिमान अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसने फिर जिंदगी जीने की इच्छा ही नहीं की। और जिस दिन अमरेश ने उसे शादी के लिए बोला और उसने वसुंधरा को छोड़कर जाने की धमकी दी और ये बोला कि अगर वह उसकी जिंदगी में नहीं आती है और उससे शादी नहीं की तो वह किसी और से शादी कर लेगा, तब उस दिन वह गुस्से से पागल हो गई थी और उसने उस दिन अरमान और अभिमान दोनों की ही जान लेने की कोशिश की थी। इसीलिए अरमान के मन में ये बात बेहद बैठ चुकी थी कि खूबसूरत औरत किसी एक की नहीं हो सकती है और इसीलिए अरमान अब आस्था को लेकर पजेसिव नहीं बल्कि ओवर पजेसिव होता जा रहा था। भले ही अरमान का मानसिक संतुलन ठीक हो गया था, लेकिन उसकी कड़वी यादें ऐसी थी। 2 साल तक वह मेंटल असिलम में रहा था, जिसकी वजह से उसके ज़हन यानी दिमाग पर यह बात छप चुकी थी कि उसकी चीज़ सिर्फ और उसकी है और उसकी चीज़ को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं छुएगा। तो इसीलिए अरमान अब हर तरह से आस्था को प्राप्त करना चाहता था। कॉलेज तो उसने उसका छुड़ा ही दिया था, साथ ही साथ अब वह 24 घंटे उसके आसपास रहने वाला था। अभी आस्था भी अब हल्का सा कसमसाने लगी थी और जल्दी ही उसकी आंखें खुल गई। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा नजर आया। अरमान को देखते ही आस्था मुस्कुरा उठती है। उसके कानों पर उसने एक प्यारा छोटा सा लाइट किस करते हुए और विश करती है और चंचलता से बोलती है, गुड मॉर्निंग स्वीट हबी। आज आस्था ने पहली बार अरमान को हबी बुलाया था। हबी सुनकर आस्था के मुंह से अरमान को बहुत अच्छा लगा था और वह हल्के से स्माइल देकर और गालों को सहलाते हुए बोलता है, वेरी गुड मॉर्निंग आफत। तब आफत सुनकर आस्था ने मुंह बना लिया था। एपिसोड 180
अब आगे। आस्था नाखुश होकर बोली, आप हमें आफत क्यों बुलाते हैं? हमारा नाम आस्था है और नानी माँ में हमें प्यार से गोरी कहती हैं, आप हमें गोरी बुला सकते हैं। तभी अरमान उठते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, पर मैं आपको आफत ही बुलाऊंगा। तब आस्था ने अरमान से कुछ नहीं बोला और फटाफट से जैसे ही वो उठकर जाने लगी, अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है। तब आस्था सवालिया नजरों से अरमान को देखकर बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें वॉशरूम जाना है, जल्दी से नहाना है, ऑलरेडी देखा आपने कितना टाइम हो गया है। तब अरमान उठता है, उठकर आस्था को गोद में उठाया और उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, साथ में नहाते हैं। अब आस्था हैरान हो गई थी, साथ में नहाते हैं, लेकिन वह अरमान को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त अरमान उसे प्यार न्यौछावर कर रहा था। अब जल्दी ही आस्था अरमान के साथ बाथरूम में घुस गई थी और अरमान ने उसे सीधा बाथटब में लेटा दिया था और खुद उसके बराबर में आ गया था। धीरे धीरे उसकी नाइटी को भी उसने अलग कर दिया था और उसके बाद वो आस्था को प्यार को करने लगा था। आस्था उसे रोकते हुए बोलती है कि आप क्या करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं? हमें नहाना है, हमें लेट हो गया। वैसे भी सुबह जल्दी आंख नहीं खुली और घर में आज से शादी के फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तब अरमान ने आस्था के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान या टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, डॉट विल हैंडल एवरीथिंग। ऐसा बोलकर वो आस्था की नेक पर किस करने लगता है और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। कितनी ही देर तक पूरी तरह से दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रियंका, जो कि अब सबसे पहले अरमान से मिलना चाहती थी, तो वह फटाफट से उसके कमरे की ओर आ गई, क्योंकि नानी माँ उस वक्त रश्मि के साथ बिजी थी। नानी माँ ने रश्मि को पूरी तरह से बिजी रखा था और रौनक को भी अपने साथ लगा रखा था। वह चाहती थी कि रश्मि के चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आए, इसलिए नानी माँ ने तरह तरह के हल्दी चंदन का पैक बना रही थी, अपनी खुशी जाहिर करते हुए और बोलती, दुल्हन को सबसे ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। अपने खास दिन पर ऐसा बोलते हुए नानी माँ पैक बनाने लगी थी। वही प्रियंका चारों तरफ ध्यान से देख रही थी, तो बिना किसी की नजरों में आए मौका देखकर वह जल्दी ही अरमान के कमरे के पास जा पहुंची थी। कमरा उस वक्त लॉक नहीं था, क्योंकि अरमान के कमरे में बिना उसकी इजाजत के किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। और जैसे ही अब प्रियंका वो दरवाजा खोलकर अंदर गई, अरमान के खूबसूरत से बेडरूम को देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थी और जब उसने देखा कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया देता है, तब वह बेड पर जाकर टांग पर टांग रखकर बैठ गई थी और बोलती है, बहुत जल्दी यह सब कुछ मेरा होगा। ये खूबसूरत सा बेडरूम में मेरा होकर इस बेडरूम का मालिक भी मेरा होगा। तभी प्रियंका के कानों में अरमान और आस्था की मनमोहक आवाजें आने लगी थी। अब प्रियंका चौंक गई थी और उसके खून में आग लग गई थी। फटाफट से प्रियंका बिल्कुल बाथरूम के गेट के पास चली गई और कान लगाकर सुनने लगती है कि अंदर से कैसे आवाजें आ रही है। अंदर आस्था अरमान को रोकने के लिए कह रही थी, उसे बोल रही थी कि वह उसे छोड़ दे, बहुत देर हो गई है, सब उनका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अरमान हर बार आस्था को अपने प्यार में पूरी तरह से डुबो लेता था, उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। अब तो प्रियंका की मुठ्ठियां कस गई थी और वह भिन भिन्नाती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई थी। अब प्रियंका ने बाहर निकलते वक्त तेजी से दरवाजे को गुस्से में पटक कर लॉक किया था। तब अरमान को एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। तब जाकर उसने आस्था को छोड़ा और फटाफट से बाथरोब पहनकर बाहर आता है। उसने अपने कमरे में चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रियंका के परफ्यूम की खुशबू अरमान ने महसूस कर ली थी और वह तिरछा सा मुस्कुराता है। वही अरमान के जाने के बाद आस्था बेहद शर्मा रही थी। वह बाथरूम में लगे मिरर में खुद को देखे जा रही थी। अरमान के प्यार के निशानों उसके बदन पर मौजूद थे, लेकिन यह निशान आज उसे बड़े ही प्यारे और अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती उन निशानों से और भी ज्यादा बढ़ रही हो। तब जल्दी ही आस्था अच्छे से फ्रेश गई थी और तब उसने अपना छोटा सा सर निकालकर बाहर की तरफ यहाँ वहां झांका कि अरमान बाहर कमरे में है या नहीं है, क्योंकि आस्था अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहीं आई थी।
अरमान सीधा उसे गोद में उठकर बाथरूम में ले आया था। तब जल्दी से आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा, उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया था। आस्था ने अरमान का ही एक एक्स्ट्रा बाथरॉब पहना था जो कि उसकी थाई तक ही आ रहा था, और फटाफट से बाहर आकर वो अलमारी के क्लोजेस्ट से कपड़े लेने लगती है, लेकिन तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और आस्था का छोटा सा सर उसके सीने से जा लगा था। अरमान आस्था के भीगे भीगे खूबसूरत बालों को देखकर उनमें खोसा गया था। आस्था के एकदम नेचुरल पिंक गुलाबी होंठ उसे और भी ज्यादा दिलकश बना रहे थे। अचानक अरमान ने एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया था और आस्था उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ना, ऑलरेडी सब हमारा वेट कर रहे होंगे, प्लीज। मुझे भी सारे फंक्शन देखने हैं और मेरे भी फंक्शन होने वाले, आप नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ। ऐसे बोलते हुए आस्था चहकने लगी थी, लेकिन अरमान तो उस वक्त उसे बड़े है इंटेंस नजरों से देख रहा था। लेकिन फिर उसने जल्द ही आगे बढ़कर एक बड़ा ही खूबसूरत साथ डार्क रेड कलर का पूरा अनारकली गाउन टाइप निकालकर आस्था को दिया था, और आस्था ये देखकर चौंक गई, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसा आस्था पहनती थी। बल्कि आस्था ने तो सोचा था कि अरमान अपनी बीवी को मतलब मॉडल और फैंसी कपड़े वगैरह पहनाएगा, लेकिन जो अरमान ने उसे पहनने के लिए दिया था उस गाउन की फुल स्लीव्स थी, किसी की भी स्लीव्स हाफ नहीं थी। इतना ही नहीं, उससे उसका पूरे जिस्म ढक गया था। आस्था ने खुशी से वह कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि आस्था को तो ऐसे ही कपड़े पसंद है, पूरे तरफ से बंद, कहीं से ओपन नहीं था, और पूरी बाजू का वह सूट था, उसमें बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। छोटा सा उसका गला था, उसका कुछ खास बैक भी ज्यादा नहीं थी। तब अरमान आस्था को अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद उसके दुपट्टा फैलने लगा और बोलता है, तुम्हारे जिस्म का इतना सा भी हिस्सा कोई और ना देख पाए। ये वाली बात आस्था को थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिलहाल वह प्यार में थी तो उसने उस वक्त के लिए इग्नोर कर दिया, और जल्दी ही वह अब बोलती है, नवाब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? क्या आप कपड़े नहीं पहनेंगे? तब अरमान ने अपने लिए भी आस्था के रेड कलर जैसा ही एक सूट पहना था, जिसमें वह बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। अरमान के चेहरे पर इस वक्त प्यार के रंग थे, साथ ही साथ इस चीज की इनसिक्योरिटी भी थी कि वह आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जल्दी ही अरमान उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे नीचे लेकर आने लगता है। वही अरमान सिंघानिया को जैसे ही रौनक ने देखा वह पूरी तरह से चौंक गई थी, और रौनक आस्था और अरमान को साथ देखकर रौनक हैरान हो गई थी, और आस्था को सामने देखकर जल्दी से वह दौड़कर उसके पास गई। बिना अरमान की परवाह किए उसने जाकर आस्था को तुरंत गले से लगा लिया था। वही आस्था भी रौनक को देखकर चाहते हुए बोली, रौनक मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ हो। वही अरमान जो कि आस्था की कमर पकड़ कर उसके हाथ पर एक हाथ रखकर उसे नीचे लेकर आ रहा था। अचानक से रौनक का इस तरह से आस्था को गले लगाना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था, और वह घूरकर रौनक को देखने लगा था। वही रौनक भी आस्था को देखकर चाहक रही थी, और अरमान बारी बारी से उन दोनों को देख रहा था। तभी रौनक चाहते हुए बोली, आस्था कितनी प्यारी लग रही हो तुम यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और हाँ तुमने मुझे बताया था तुम यही रहती हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ इनसे रिलेशन क्या है? मैं समझी नहीं। तभी अरमान ने रौनक का हाथ आस्था के कंधों पर से हटाकर आस्था के कंधे पर खुद हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, यह मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, रौनक की आंखें हैरानी से फैल गई थी। भला अरमान सिंघानिया को कौन नहीं जानता, लेकिन अब हाल फिलहाल में अरमान सिंघानिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो पूरे देश ने ही अरमान सिंघानिया को देख लिया था। उनमें से रौनक भी एक थी। अब रौनक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वह तो प्रियंका को ही उसकी पत्नी समझ रही थी। तभी रौनक बोलती है, लेकिन आस्था आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? मैंने तो न्यूज़ में देखा था आप प्रियंका के पति है। तभी प्रियंका ये सुनकर खुशी से गोलगप्पा हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो भी वहीं मौजूद थी। अब और जैसे ही रौनक ने ये कहा, अचानक अरमान की आंखें रंग बदलने लगे थे, और वह एक बार और रौनक की ओर देखकर बोलता है,
कि आपको सुनाई नहीं दिया? यह आस्था अरमान सिंघानिया है, और अरमान सिंघानिया किसी और का नाम कभी नहीं जोड़ सकता है। समझिए आप। हालांकि अरमान अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके ही बोल रहा था, लेकिन उसका बोलना बड़ा ही वियर्ड था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह बता नहीं रहा, वह इस बात का उसके दिलो दिमाग में डाल देना चाहता है कि कोई आस्था को इस तरह से नाम से नहीं बुलाएगा, और नहीं अरमान के साथ प्रियंका का नाम जोड़ेगा। वही प्रियंका अरमान की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी। वही नानी माँ जो कि उस वक्त आस्था को वहां देखकर खुश थी। वह जल्दी से आगे आते हुए बोली, अरे रौनक बिटिया, ये सारी कहानी हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, फिलहाल तुम यहाँ आओ, इधर आओ। क्योंकि नानी माँ कितनी ही देर तक अरमान को नोटिस कर रही थी। अरमान की बातों में उन्हें अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था, और जिस बात को शायद वह डर रही थी, वह बात वह सच साबित होते हुए नहीं देखना चाहती थी। फिलहाल जल्दी ही दादाजी अरमान को साथ ले जाते हुए बोले, रश्मि की बहन है बेटा रौनक, और जो कोई शादी का सच नहीं जानती, वह तो इसी तरह से सवाल करेगी ना बेटा, तो तू क्यों परेशान होता है? ऐसा बोलकर दादाजी ने माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की थी। वेल अपना सब सामान अपने कमरे में रखकर आने के बाद रुवाहान, साथ ही साथ आकाश, जो कि अब रश्मि के हर वक्त आसपास रहना चाहता था, सभी के सभी एक बार फिर हॉल में इकट्ठा हो गए थे। तभी नानी माँ एक इमाम जस्ता नहीं होता कुटने का उसे लेकर बैठी हुई थी, और उसमें कुछ सामान कुट रही थी। ये देखकर आहान सरप्राइज हो गया और नानी माँ के पास आकर बैठते हुए सवाल पूछने लगा, नानी माँ, आप ये क्या कर रही है, और यह इतना शोर क्यों मचा रही है? अगर आपको कुछ पीसना है तो आप मिक्सी में भी तो पीस सकती है, या फिर आप किसी को कह सकती है, आप खुद क्यों मेहनत कर रही है? तब नानी माँ ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखती है और अपना काम जारी रखते हुए जवाब देती है, अरे मेरे बच्चे, हम अपने हाथों से पैक तैयार कर रहे हैं। इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, साथ ही साथ हल्दी, चंदन, इन सब को हम महीन महीन पीसकर एक बड़ा ही प्यारा सा पैक बनाएंगे। और आस्था बिटिया, साथ ही साथ रश्मि बिटिया और रौनक बिटिया, घर की सभी बच्चियों को ये पैक लगाएंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आहान हैरान होकर बोलता है, लेकिन नानी माँ, इसे लगाने से क्या होगा? आप ये क्यों लगाना चाहती है? तब नानी माँ बोली, अरे बुद्धू, इनकी कल से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, और फिर इसीलिए हमने सोचा क्यों ना अपने हाथों से यह करिश्माई जादुई पैक बनाएं। इन्हें लगाने के बाद लड़कियों की रंगत और भी निखर जाती है, और बहुत अच्छा और खूबसूरत सा निखार आता है। अब जैसे ही आहान को नानी माँ ने ये कहा, आहान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह बोलता है, लेकिन इसके लिए तो बड़े बड़े पार्लर है, वहां जाकर भी तो ये लोग अपना मेकअप करा सकती है, मतलब वह भी सही में खूबसूरत बना सकती है। तभी नानी माँ बोलती है, ये पार्लर पर हमें भरोसा नहीं है भाई, हम तो अपने हाथों से ही अपनी बिटियाओं के लिए पैक बनाएंगे। देखना, इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि इन्हें पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही नानी माँ ने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से यह कहा, आहान तो मानो हवा में उड़ने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह भी ये पैक लगा ले तो वह कितना हैंडसम और स्मार्ट हो जाएगा, फिर तो कितनी ही सारी लड़कियां उसके आसपास घूमेंगी, और उसकी मलिश्का टीना तो उसे देखते ही आई लव यू कह देगी। कहीं ना कहीं ये सब चीजों का ख्याल आते ही यह आहान के दिल में गुदगुदी सी उठी थी, और वह उछल पड़ा था और रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, नानी माँ प्लीज आप एक्स्ट्रा बनाइएगा, मैं भी लगाऊंगा। अब जैसे आहान ने ये कहा, सभी हैरानी से आहान की ओर देखने लगते हैं। वही रौनक तो मुस्कुराते हुए आहान के पास आती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, हाँ नानी माँ, वैसे भी यह लल्लू दिखता है, अगर थोड़ा सा पैक लग जाएगा तो हो सकता है लल्लू के अंदर से थोड़ा सा इंसान बाहर आ जाए। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान गुस्से से दांत भींचकर उसकी ओर देखने लगा था, लेकिन तब तक रश्मि और ध्रुव बीच में कूद पड़ते हैं, और दोनों को जंग होने से पहले उन्हें अलग कर दिया गया था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।